थैंक यू वेरी मच जवाद भाई। थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, आपका भी और इस एफर्ट का भी, और उन लोगों का भी जो आए हैं और जो इस कोशिश में हैं और जिनका ये पैशन है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। होप सो कि कुछ बेनिफिट होगा उनको आज के इस टॉक से। सो लेट्स बिगिन। स्क्रीन क्लियर है ना? जी सर, क्लियर। ओके। अच्छा, आज की इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो नंबर वन पे है कि डिफरेंट स्कॉलरशिप इन चाइना जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सेकेंडली उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या है, और फिर प्रॉपर प्रोसीजर क्या है उनको अप्लाई करने के लिए। थर्ड सेक्शन मैं ज़रा स्किप करूँगा, वैसे इसमें मौजूद है, देखेंगे टाइम के हिसाब से, बिकॉज फर्स्ट टू सेक्शन पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हुआ टाइम तो ये इसमें है कि प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, मोटिवेशन लेटर का जो मेन जो है ना वो लेआउट क्या होती है, और फिर स्टडी प्लान जो है वो किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। तो चाइना के अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिनमें नंबर वन पे है CSC स्कॉलरशिप, जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सेकंड नंबर पे है आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स। ये दो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और थर्ड नंबर पे फिर लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी जो है ना वो चाइना के अंदर बहुत सारे हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं इसमें थोड़ी GPA की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये सम टाइम फुली फंडेड होते हैं और सम टाइम पार्शली फंडेड भी होते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट मीन जैसे हमारे पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, ठीक है। ऑल ओवर द पाकिस्तान ना हो, वो एक स्पेसिफिक जो ना रीजन में जो अनाउंस हो रहे होते हैं। तो फिर फोर्थ नंबर पे फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है ना वो उनके अपने स्कॉलरशिप भी होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली पार्शल स्कॉलरशिप होते हैं। पार्शल में सिर्फ आपकी ट्यूशन फी जो है ना वो आपने नहीं देनी होती, बाकी आपने लिविंग एक्सपेंस अपने खुद जो है ना वो बेयर करने होते हैं। अब ये तमाम स्कॉलरशिप जो यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं, इनकी डिटेल आपको एक ही वेबसाइट से मिल जाती है, ये आंसू स्कॉलरशिप के अलावा बाकी सब जो है campuschina.org। तो अभी हम इसको विजिट करते हैं, campuschina.org। तो ये लिंक है इसका। जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये डिस्प्ले आता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखें आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड अदर स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा मेन फोकस इन फर्स्ट टू पे है, क्योंकि ये जो बाकी स्कॉलरशिप हैं इनमें में भी पाकिस्तान लाई नहीं करता। तो यहाँ मैं आपको पहले लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो है ना वो डिस्प्ले करता हूँ। तो देर आर सो मैनी, ये अभी एक पेज आपके सामने है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैनी अदर पेजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर इनमें हम कोई एक चेक कर लें, लेट्स सपोज ये डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये लर्निंग यूएस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना ये गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे, वो आपको ये प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जैसा कि या मंथली स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, जो कि 3500 yuan पर मंथ है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस भी इसमें अवेलेबल है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ये प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफिकेशन जो है वो जितने भी ये स्कॉलरशिप जो है ना वो एक ही दफ़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके लिए सेम ही रिक्वायर्ड होते हैं। एलिजिबिलिटी भी सबके लिए सेम ही होती है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, आपका जो है GPA की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपके जो है वो क्या कहते हैं स्टाइपेंड में डिफरेंस होगा कि फुली फंडेड है या पार्शली फंडेड है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको यहाँ पे उसने बताया कि आइल्स आपका 5.5 या अबव होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ मेंशन है। चूंकि इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो है ना वो चल जाता है चाइना के अंदर, इस वजह से कि हम पाकिस्तान में हमारा जितना भी करिकुलम है वो इंग्लिश के अंदर है। सो ये इनफ है, ठीक है। ये उनके लिए जिनका करिकुलम इंग्लिश में नहीं है। तो जय ये देखें यहाँ मेंशन किया हुआ है प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी। तो ये इसका प्रूफ सिर्फ आइल्स के साथ ही नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से हो जाता है, ठीक है।
अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो फिर इसमें एच एस के जो है ना, इनका एक टेस्ट जैसे आइल्स होता है, इसी तरह चाइना के अंदर एच एस के जो है ना, ये एक चाइनीज लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए एक टेस्ट होता है, वो हमें देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल स्कॉलरशिप की मिल जाती है। इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी जो है, इसका टाइम पीरियड भी बता दिया उन्होंने कि नवंबर अर्ली टू लेके मार्च तक जो है ना, इसका जो टाइम पीरियड है स्कॉलरशिप के लिए। तो आप ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। वैसे मोस्टली लिंक दिया होता है कुछ स्कॉलरशिप में, अभी हम देखेंगे। अगर लेट्स सपोज इसमें आपको नहीं मिल रहा, आप सिंपल इस ईमेल पे एक जर्नल सा ईमेल लिख के भेजें कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे इसका प्रोसीजर बता दें, तो वो आपको फौरन रिस्पॉन्स करते हैं, इस हवाले से आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, लेट्स सपोज ये एक चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम है। ठीक है। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, इसमें भी उसी तरह डिटेल मिल रही है। ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये फुली फंडेड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ट्यूशन फी बताई है क्लास 1 क्लास 2, ये आपके जो जीपीए है या आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से ये क्लास 1 और क्लास 2 डिज़ाइन करते हैं। जो क्लास 1 में लाइक करेगा उसको इतना पर ईयर जो है ना वो ट्यूशन वेवियर होगा, और इसी तरह क्लास 2 में फिर इसमें जो एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जीपीए की रिक्वायरमेंट यहाँ बताई हुई है, फिर से वही कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से आपका काम चल जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर देखें, इन्होंने यहाँ बता दिया, क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन एडमिशन डॉट, इस पे आप जाएं इस वेबसाइट पे। तो आप जो है ना अपना अकाउंट बनाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वहाँ पे सारे अपलोड कर देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे भी आपको यहाँ पूरा मटेरियल उन्होंने बता दिया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने इस वेबसाइट पे जाके अपलोड करने होंगे अपना अकाउंट बनाने के बाद। तो बस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, ये एक्चुअली मेरे पास इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि यहाँ पे ना वीपीएन का थोड़ा इशू होता है, तो सारी वेबसाइट नहीं चलेंगी। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। नहीं भी यहाँ पे जाता तो आप सिंपल, ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, गूगल पे सर्च करें। तो बस इसको जब ओपन करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। सो देर आर सो मैनी अदर स्कॉलरशिप जो कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहे हैं, आप इनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं किसकी डेडलाइन अभी मौजूद है किसकी अभी नहीं है। नॉर्मली चाइना के अंदर जो स्कॉलरशिप ओपन होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं और फेब में एंड हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर आगे प्रोसेस चलता है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो बात होगी कि लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है। फिर जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप हैं, इनके लिए हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये मोस्टली कैसे होता है कि आपने लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया या आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया और आपका उधर नाम नहीं आया। ठीक है। तो वो फिर ये होता है कि वो मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले आपका एडमिशन फाइनल करती है। एडमिशन फाइनल करने के बाद वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो एजेंसी है उनको आपका नाम भेजती है। तो वो आपकी मेरिट लिस्ट में चेक करते हैं, भी मेरिट बनाते हैं आप उसमें लायक करते हैं या नहीं। तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो फिर यूनिवर्सिटी ये करती है कि आपको एक ईमेल करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपका गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप तो नहीं हुआ, बट आप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में पूरा उतर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं सो मोर देन वेलकम। ठीक है। तो वो फिर बता भी देते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे आते हैं तो उसमें स्टाइपेंड आपका इतना होगा और आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो नॉर्मली स्टाइपेंड इसमें कम होता है। तो इस तरह से जो है ना ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम डिटेल में, जो बात हमने करनी है 1 और 2, जिसमें 99% स्टूडेंट जो चाइना के अंदर स्कॉलरशिप पे आते हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 पे, प्रायोरिटी पे नंबर 1 है और फिर सेकंड नंबर पे आंसू स्कॉलरशिप आ जाता है। तो आपने फोकस भी इन्हीं पे ज़्यादा रखना है। जी, तो सीएससी स्कॉलरशिप जो है नंबर 1 ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और सेकंड नंबर पे ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और पीएचडी के लिए है। और मोर देन 280 यूनिवर्सिटीज जो है चाइना के अंदर जो है ना वो वहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकता है। इसकी जो नॉर्मली एप्लीकेशन टाइम होता है वो दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है एवरी ईयर।
बट डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना जो एडमिशन क्राइटेरिया, उनकी अपनी जो टाइम लाइन है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, फिर सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। सो सीएससी की डेडलाइन हो सकता है मार्च में एंड हो रही हो, लेकिन आपकी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन मिड फेब में जो है ना वो एंड हो रही हो। तो आपने इसके बारे में बहुत ख्याल करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की डेडलाइन को भी जहन में रखना होता है, ठीक है। सो ये टाइमलाइन है। तो आप अभी से डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप तब तक जो है ना फुली प्रिपेयर हो सकते हैं। अब इसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? नंबर वन, फुली फंडेड में वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें सब कुछ ही होता है, आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। तो ट्यूशन फी जो है ना वो वेवियर है। मंथली स्टाइपेंड अंडर ग्रेजुएट्स में 2500 RMB मिलते हैं चाइनीज करेंसी में, और मास्टर स्टूडेंट्स को 3000 और डॉक्टर स्टूडेंट को 3500। इट्स इनफ। अगर डॉक्टर स्टूडेंट की बात करूँ तो ये 3500 है। आपका मंथली यहाँ पे एक्सपेंस होना वो मैक्सिमम 1500 हो जाता है, ये मैक्सिमम है। अदरवाइज 1000 to 1200 जो है ना वो एवरेज जो है ना आपका मंथली एक्सपेंस होता है, ठीक है। बाकी आपके सेव हो जाते हैं। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस 800 पर ईयर, ये भी सीएससी फंडिंग करती है। अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है, फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलती है, सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ता। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, नंबर वन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसमें चाइनीज स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। सो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा कंपटीशन हमारे जैसे लोगों के साथ ही है। सेकंड नंबर पे आप कोई और स्कॉलरशिप जो है ना वो अवेल ना कर चुके हों उस टाइम पे। थर्ड पे एज लिमिट जो है ना वो 25 है अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स में 35 है। पहले कम होती थी, अब इन्होंने ये ज़्यादा कर दिया। और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स है। फिर क्वालिफिकेशन, डेफिनेटली अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो बैचलर आपका होना चाहिए, पीएचडी में आते हैं तो आपका एमफिल एमएस होना चाहिए। लैंग्वेज में अगर तो आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट में एचएस के लेवल 3 आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, और एचएस के लेवल 4 आपका मास्टर्स के लिए होना चाहिए और डॉक्टरेट के लिए होना चाहिए। बट ये आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता हूँ और मैं एचएस के कर लूँगा, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेशक आप एचएस के कर भी लें, बट यू नो कि अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में लर्न कर रहे हैं तो आप उस तरह से नहीं लर्न कर सकते जो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से इंग्लिश करिकुलम में पढ़ते आ रहे हैं। सो हमारे लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो है ना जहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है वो आप जो ना काफ़ी होता है। आइट्स मैंडेटरी नहीं है, कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई है, तो आप वहाँ अप्लाई ना करें जहाँ पे आइट्स चाहिए। और अगर आप आर्ट्स कर लेते हैं तो आप अपने लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन सही से कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट नंबर पे तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपने फिल आउट करना है, जिसकी ये वेबसाइट लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ये तो खैर हम बाद में फिल आउट करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। फिर आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आपके पास हो। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, हाँ कुछ लोग सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट उनके पास होती है, डिग्री नहीं होती, तो वो डिग्री आपके पास होना लाजमी है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट से काम नहीं चलता, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। फिर आपकी एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। सीवी का यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आप यूरोपास पे या जिस पे भी बनाते हैं तो सब चल जाती है, लेकिन आपकी सीवी बहुत कंसाइज होनी चाहिए और वो पूरी डिटेल आपकी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना हों और कम चीज़ें भी ना हों। तो बहुत आपने ना फोकस्ड रहना है अपनी सीवी में। मोटिवेशन लेटर आपका 1 पेज का होना चाहिए। फिर एक्सेप्टेंस लेटर सुपरवाइजर से मस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इस सीएससी स्कॉलरशिप में वो आपके पास होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बट नॉट एसेंशियल इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम में है। सो इसलिए आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, आपके चांस जो है ना वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाते हैं।
बिकॉज अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं होता, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया तो जो गवर्नमेंट्स वाले हैं वो आपको स्कॉलरशिप देने में देर नहीं लगाते। बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, बट मैक्सिमम जो है ना आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। फिर स्टडी प्लान जो है वो ज़रूरी होता है। अंडर ग्रेजुएट में एटलीस्ट 200 वर्ड्स में हो, और पीएचडी और मास्टर्स के लिए 1000 वर्ड्स में आपने स्टडी प्लान जो है ना अपना लिखना है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास हों, और फिर फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये जो है, जब आप अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे और फाइनली जब आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे, सारी फिल आउट कर देंगे, तो फिर आपको ये वहाँ से एक फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा जो आप डाउनलोड कर लेंगे। और आपने किसी भी ये सिंपल होता है, किसी भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, डीएचक्यू में कोई जो है ना मेरे ख्याल में 2000 या 2500 इसकी फ़ी होती है, वो दें तो सारे टेस्ट आपके हो जाते हैं और रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। तो एक फाइनल सर्टिफिकेट जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो हॉस्पिटल वाले उस पर सब जगहों पे स्टैंप्स लगा देंगे, वो आपने वापस अपलोड करना होता है। ये 2 दिन के अंदर ये काम हो जाता है। फिर आपके पास पुलिस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है, ये भी आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त इसको भी अपलोड करना होता है। अब है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आपकी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, ये अटेस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोसीजर मैं इसमें बताता हूँ कि आपने फ़ोटो कापी करवानी है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। उसको आपने लेके चले जाना है अपने रेलिवेंट बोर्ड में। ठीक है, रेलिवेंट बोर्ड मुल्तान बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, या लाहौर बोर्ड है, जिस बोर्ड से भी आपने किया हुआ है वहाँ जाएं, ओरिजिनल साथ लेके जाएं, कॉपी भी साथ लेके जाएं। वहाँ पे वो एक फॉर्म आपको देंगे, फिल करें, बैंक की फीस है वो देते हैं। तो ओरिजिनल देख के आपको वापस कर देंगे, और जो फोटो कापी है वो अपने पास रखेंगे, उसको वो अटेस्ट करके एक सील बंद इन्वेलप में आपको वापस करेंगे फोटो कापीज को। फिर वो फोटो कापीज लेके आपने जाना है आईबीसीसी में। इसका लाहौर में ऑफिस भी आई थिंक है और इस्लामाबाद में भी है। आईबीसीसी के लिए भी यही प्रोसीजर है कि इसके भी आप जो है ना एक इसका फॉर्म फिल करेंगे, इसकी भी फी होती है बैंक में, वो आप जमा करवाएंगे। इनको आपने वो जो फोटोकॉपी है टेस्टेड हुई थी सील बंद इन्वेलप, जिसको ओपन नहीं करना, वो इन्वेलप आपने आईबीसीसी वालों को देना है, और ओरिजिनल आपने इनको देने हैं। तो ये फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अटेस्ट करके आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने होल्ड पे रहना है। फिर आपने अपनी बैचलर और मास्टर्स की डिग्री जो है ना वो एचईसी से अटेस्ट करवानी है। और इसी तरह ये जब एचईसी से हो जाएगा, फिर आपने एक ही दफ़ा मैट्रिक, बैचलर, मास्टर्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको अल खिदमत मरकज़ अब बने हुए वहाँ से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें लेके आपने एक ही दफ़ा मोफा में चले जाना है, और मोफा से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपने अटेस्ट करवा लेने हैं। ठीक है, तो ये अटेस्टेशन जो है ना ये आप बाकी कंट्रीज़ में भी करते हैं, वहाँ भी हमें सेम अटेस्टेशन चाहिए होती है। तो अब है जी सीएससी का जर्नल प्रोसीजर क्या है। यहाँ इस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। बिकॉज सीएससी में अप्लाई करते वक्त सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो यूनिवर्सिटी पहले फाइंड करें कि कौन सी मेरे लिए बेस्ट है। तो यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए क्या चीज़ आपने देखनी है, नंबर वन आपने देखना है कि क्या वहाँ चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है या इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि क्या आपका वहाँ डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत आसान मैंने कर दिया है। ये जो लिंक है, इसी एक लिंक को फॉलो करना है। हम देखते हैं अभी। ये देखें जी, ये वेबसाइट है वही campuschina.org की एक्सटेंशन ही है। तो आप किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं चाइना के अंदर, ऑल ऑफ द प्रोविंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका कोई दोस्त अजीज किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में है तो आप जस्ट उसको ओपन करें, तो उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज उसकी आ जाती हैं। तभी फिलहाल मैं ऑल पे रहता हूँ, ऑल ऑफ द चाइना। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पूरी लिस्ट है चाइना की जो सीएससी के अंडर आती है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर इसमें मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को, लेट्स सपोज चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज है, इसको ओपन करता हूँ, तो आपके सामने इसकी डिटेल आ गई। बैचलर्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो आगे हैं, मास्टर्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी आ जाते हैं, डॉक्टरल में कौन कौन से हैं। और इसके साथ साथ मज़े की बात ये मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट इंग्लिश स्टार्ट में है और कौन सा जो है ना वो चाइनीज़ में है। ठीक है, तो आप अपना डिपार्टमेंट देखें अगर, और उसमें चेक करें। लेट्स सपोज आप मैथमेटिक्स में हैं तो इसमें
पता नहीं है भी या नहीं है। चलें, बहरहाल ये आप वन बाय वन जब चेक करेंगे तो इसमें देख लीजिएगा। तो जियो केमिस्ट्री है, अगर उसमें कोई आना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश स्टार्ट भी है और चाइनीज़ भी, मतलब दोनों ही हैं। ये जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन आएगी कि इंग्लिश स्टार्ट में जाना चाहते हैं चाइनीज़ में, दोनों भी होते हैं यानी कि। इसीलिए नॉन डिग्री प्रोग्राम भी हैं। कुछ लोग जो है ना वो सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज करने चाहते हैं, या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। तो जो जो भी इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है वो आपको डिटेल यहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। किसी भी और अनहोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ। मास्टर्स के प्रोग्राम अब देखें, मास्टर्स में यहाँ सारे चाइनीज़ में ही हैं, कोई भी इंग्लिश में नहीं है। ओके, डॉक्टरल, तो इसमें कुछ एक जो है ना फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश में है। सो तो ये एक वेबसाइट है, बस यहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट भी है और जहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी है। फिर सेकंड नंबर पे आपने प्रोफेसर फाइंड करना है उस यूनिवर्सिटी में, उसको आपने ईमेल करनी है। ठीक है, प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए आप जो भी यूनिवर्सिटी है सिंपल लिखें गूगल पे जाके, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स अनहोई यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स चियांग यूनिवर्सिटी, तो सामने ही जो है ना उसी फैकल्टी की लिस्ट आपके पास आ जाती है, उनकी डिटेल होती है। उसको एक ईमेल करें। ईमेल के लिए ये वेबसाइट है, ये अगर छोटा सा आइकन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा हो, www.chinese scholarship council के नाम से, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो ये ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, बट ये किसी ने थोड़ी सी एफर्ट की हुई है कि कुछ ईमेल सैंपल जो है ना वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप इसको जो है ना में भी ओपन होगी भी या नहीं, लेट्स सी। सो पर्पस था आपको ये लिंक शो करने का, भी ये लिंक आपके सामने डिस्प्ले हो गया तो आपने इसको सर्च आउट कर लेना है। तो यहाँ जो है ना काफ़ी कोई 8-10 सैंपल आपको ईमेल मिल जाएंगे, उन सबको रीड आउट करो, सब में से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करके आप एक अपना जो है ना ईमेल सैंपल जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो प्रोफेसर को ईमेल करके आपने एक्सेप्टेंस लेना है। सेकंड स्टेप आपका ये, जब एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाएगा फिर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करना शुरू करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे। अब जब आपने सीएससी की वेबसाइट ओपन करनी है तो वहाँ जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये सीएससी की वेबसाइट है। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, आपका जो है ना जब आपने पहले क्रिएट अकाउंट करना है, फिर आप लॉगिन करेंगे। तो जो ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये सीएससी की वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इसको रीड आउट करना है। इधर आ जाता है एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके एप्लीकेशन फिल करने का वे है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ एंटर करनी है, सब कुछ जो है ना वो फिल आउट कर देंगे। ये करने के बाद आपने वेरीफाई एंड सेव, फिर एजुकेशन वाला ऑप्शन है ये नीचे, इसको आपने फिलअप करना है जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये आप सेव करेंगे। ठीक है, इसको आप इस पोर्शन को फिनिश कर देंगे तो आप बैक पे जाएं। फिर आपने इनपुट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन यहाँ देखें, टाइप ए, ये तब आपके पास डिस्प्ले होगा जब ये आप फर्स्ट वाले कंप्लीट कर लेंगे। टाइप ए एप्लीकेशन, टाइप बी, टाइप सी। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब तीनों में फ़र्क क्या है ये मैंने आपको बताना है। ठीक है, टाइप ए, बी एंड सी में किसको आपने सेलेक्ट करना है। जो स्कॉलरशिप कैटेगरी टाइप ए है, ये थ्रू एचईसी जब आपने अप्लाई करना हो तो तब आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो जब आप टाइप ए सिलेक्ट कर लेंगे तो वो साथ ही आपसे कहेगा कि एजेंसी नंबर लिखें। एजेंसी नंबर जो है, एजेंसी नंबर आपने लिखना होता है चाइनीज़ एम्बेसी का जो पाकिस्तान में है, उसका एजेंसी नंबर 5861 है। ठीक है, जो चाइनीज़ एम्बेसी पाकिस्तान में है। इसमें क्या होता है टाइप ए में कि आपने दो जगह पे अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। नंबर 1, एचईसी के पोर्टल पे, जो ही आप एचईसी का पोर्टल ओपन करेंगे वहाँ एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो है ना आ रहा होगा ये सीएससी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना, तो वहाँ आपने पोर्टल पे इसको फिल करना है। फिर आपने सीएससी की वेबसाइट जो अभी मैंने डिस्प्ले की थी, यहाँ आपने जो है ना दो जगह पे अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है।
तो इसमें क्या है कि HEC के थ्रू आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो उसको जो है ना वो रिव्यू किया जाता है। HEC आपका एक टेस्ट लेती है, हैड टेस्ट या यूसर टेस्ट जो है ना ये HEC कंडक्ट करती है, और जिनको वो फाइनल करते हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट वो ना एम्बेसी को भेज देते हैं। एम्बेसी फाइनल रिव्यू करके जिन लोगों को सिलेक्ट करती है उन लोगों के नाम फिर वो CSE वालों को भेज देते हैं, और फिर CSE जो है ना वो आपको जो है ना फाइनली आपको अप्रूव करती है कि किसको स्कॉलरशिप मिलना और किसको नहीं मिलना होता। ये है जी आपका HEC वाला ट्रैक। इसमें आप 2 यूनिवर्सिटीज में एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। कैटेगरी बी, यानी कि इसमें टेस्ट देना होता है। कैटेगरी बी जो है ये थ्रू यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करते हैं, इसमें HEC का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी एजेंसी नंबर लिखना है, लेकिन इसमें एजेंसी नंबर आपने लिखना होता है जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप अनहोई यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है और आप अनहोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको 2 जगह पे अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। एक तो अनहोई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, और दूसरा आपने CSE के पोर्टल पे जो अभी डिस्प्ले किया था वहाँ आपने जो है ना एप्लीकेशन फिल करनी है। जब आप CSE के पोर्टल पे कैटेगरी बी सिलेक्ट करेंगे और वहाँ लिस्ट में आपने अनहोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, साथ ही आपने अनहोई यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर भी लिखना होगा, ठीक है। तो बस ये 2 जगह आपकी जब एप्लीकेशन फिल हो जाएगी, तो इसमें आपकी एप्लीकेशन कौन रिव्यू करेगा? आपकी यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन खुद रिव्यू करेगी। एक तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दिया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को कहेगी कि आप एक सिंपल सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, तो प्रोफेसर इंटरव्यू कंडक्ट कर लेगा। बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू होता है ये, यूरोपियन कंट्रीज की तरह वो पैनल नहीं होता। एक प्रोफेसर होगा, उसके साथ वो अपने किसी और कोलीग को साथ बिठा लेंगे, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी को बता देंगे कि जी ये स्टूडेंट हमारी तरफ से फाइनल है, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी, ये रिव्यू हो जाता है। तो वो रिव्यू करके CSE को भेज देते हैं और आप फाइनल हो जाते हैं। इसमें कोई आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता, टेस्ट से आपकी जान छूट जाती है, एम्बेसी का चक्कर भी इसमें नहीं आता, तो डायरेक्ट तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मोस्टली स्टूडेंट इसी ट्रैक के थ्रू आते हैं। अब चाइनीज एम्बेसी का तो एजेंसी नंबर एक ही है, लेकिन यहाँ हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग से एजेंसी नंबर है। जैसा कि ये वेबसाइट है, अगर ये आइकन शो हो रहा है www.tribe.cucas, ये भी किसी थर्ड पार्टी ने जो है ना एक एफर्ट की हुई है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एजेंसी नंबर है ना वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये ऊपर मैंने आपको अभी नज़र आ जाएगा, ये लिंक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये देखें, ये जैसे अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका एजेंसी नंबर लिखा हुआ है। ये बाकी तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना इनके एजेंसी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये आपने यहाँ से देख के जब आपने CSE की एप्लीकेशन फिल करनी तो वहाँ इसको आपने लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा में नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैटेगरी बी के अंदर फिर थर्ड कैटेगरी सी जो है ये स्पेशल अनाउंसमेंट होती है इसके लिए। ये कॉमनली 1 और 2 के साथ नहीं होती, ये CSE किसी 1, 2 या 3 या 4 यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से नोटिस इशू करते हैं, तो वो फिर उन यूनिवर्सिटीज का एजेंसी नंबर या बाकी प्रोसीजर भी जो ना उनके जो ना बता देते होते हैं, ठीक है। तो खैर इसको आप लीव करें, आप कैटेगरी ए और बी पे जो ना वो फोकस कर सकते हैं, इनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, जब आप CSE की वेबसाइट पे कैटेगरी ए और बी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, हम्म, हाँ यहाँ पे कैटेगरी ए और बी और ये आप फिल कर लेंगे, तो फिर आ जाते हैं जी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जब कैटेगरी ए सिलेक्ट करेंगे ना आप, तो आगे जो सारा फॉर्म ओपन होगा उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली ऑप्शन भी आएगी, जो मैंने पहले लिस्ट डिस्प्ले की थी, वो सारे डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर लास्ट पे एक ऑप्शन आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन वाला, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि वो अपलोड करें।
तो उसी के साथ ना नीचे लिंक दिया होगा डाउनलोड का भी, कि वो डाउनलोड करें और उसको टेस्ट करवाने के बाद वापस वहीं पे अपलोड करें। एप्लीकेशन आप सेव कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जब आपने फिल करना शुरू की उसी वक्त ही आपने फिनिश करनी है। जहाँ तक आपने एप्लीकेशन फिल किया वहाँ तक आप सेव कर लें, और एक दो दिन बाद जो ना आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन जो ना वो स्टार्ट कर सकते हैं वहीं से आगे। तो ये आपने जो ना इसको अपलोड कर देना है। लास्ट नंबर पे आपने अपना प्रिंट लेना है और डॉक्यूमेंट जो उस पे लिस्ट है वो कंप्लीट करनी है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको कहती हैं कि आपने डॉक्यूमेंट हमें पोस्ट करने हैं बाय पोस्ट। पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आप करवा सकते हैं, बहुत ही कम पैसे लगते हैं। मैंने भी पाकिस्तान पोस्ट के, टीसीएस वाले या बाकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिलता है, तो वो चाइना के अंदर बहुत अच्छी डिलीवरी हो जाती है, 15-20 दिन में डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ख़त्म कर दिया है बाय पोस्ट भेजने वाला, वो कहते हैं सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें। तो ये जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो आप उसके एडमिशन क्राइटेरिया में आपको पता चल जाएगा कि आपने पोस्ट करने हैं या नहीं करने। ठीक है, तो ये है जी सीएससी के सारा कंप्लीट प्रोसीजर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी आंसू स्कॉलरशिप, सेकंड नंबर पे। आंसू स्कॉलरशिप कंपैरेटिवली सीएससी के अच्छा स्कॉलरशिप है एज कंपेयर टू स्टाइपेंड और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है कि ये सिर्फ दो जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है ना ये ऑफर होता है। नंबर वन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, तो ये दोनों टॉप इंस्टीट्यूट हैं चाइना के अंदर। और टॉप इंस्टीट्यूट में अप्लाई ही हमें करना चाहिए, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सीएससी में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मैंने अभी डिस्प्ले तो कर दी थी, तो आपने अब इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सिंपल ये करें, गूगल पे लिखें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना। वो जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन 10 यूनिवर्सिटीज़ को आपने वो जो यूनिवर्सिटी लिस्ट बताई थी उनमें चेक करें कि इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या नहीं, और आपका डिपार्टमेंट। क्योंकि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास फंडिंग ज़्यादा होती है, उनके पास डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल जो उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रहे होते हैं एज कम्पेयर टू लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, हाँ, अगर आपका बहुत ही कम जीपीए है और सब जो है ना, तो फिर आप लो रैंक यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। अदरवाइज आपका जीपीए अगर 3 तक है, 2.5 से 3 तक है, तो नो इशू, आप टॉप 10 में अप्लाई करना चाहिए आपको। अच्छा, तो इन दो यूनिवर्सिटीज़ में आंसू स्कॉलरशिप जो है ना, यूएसटीसी और यूकैस में दोनों में एट अ टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने मेंशन किया है, यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर बोथ। ठीक है, अगर आप दोनों में अप्लाई कर देते हैं तो आप का कहीं भी मैंने लिंक्स जो ना वो यहाँ पे दिए हैं, और इसके अब जो एडवांटेजेस हैं वो भी पहले देख लेते हैं। कि पहला ये है कि ट्यूशन फी इसमें फ्री है। मंथली स्टाइपेंड पीएचडी के अंदर इसमें स्टाइपेंड 7 होता है, सीएससी में 3500 मिलता है, यानी कि उससे डबल आपको मिल रहा है स्टाइपेंड। तो 7,000 जो है ना वो आप जो है ना एंजॉय करेंगे। जो है ना बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सपेंस होता ही नहीं है, चाइना बहुत सस्ता है। आप 7,000 ले रहे होंगे तो मैंने पहले बताया 1,000 से 1,500 आपका लगेगा, बाकी सब सेव होगा आपका। और मेडिकल जो है ना वो भी है, अकोमोडेशन भी है, फिर इसमें ट्रैवल और वीज़ा भी है। सीएससी में नहीं होता, सीएससी में आपने टिकट खुद लेना होता है, वीज़ा आपने खुद लगवाना होता है। इतने ज़्यादा नहीं है चाइना के अंदर वीज़ा के, टोटल 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ आपके टोटल लगते हैं। ठीक है, वीज़े के जो रेजिडेंस परमिट होता है उसके। तो लेकिन इसमें आपको जो ना वो भी वन टाइम देते हैं, और वन ट्रिप ट्रैवल जो है ना वो भी आपको होम कंट्री से चाइना तक जो है ना वो आपको ये देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें स्टाइपेंड भी आपका डबल है, और ये ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिल रहा है, और वीज़ा भी जो है ना वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आंसू स्कॉलरशिप में। तो अब इसके लिए जो प्रोसीजर, जो इसमें जो चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सेम हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको ना सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, ये इसमें प्लस पॉइंट है। ठीक है,
बट इसका इंटरव्यू थोड़ा सा वो जानदार होता है। जाहिर है कि इसमें इसमें पैनल होता है और वो इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो वो फिर आपको आपकी एकेडमिक जो रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से आपकी फील्ड वो खुद जो है ना वो जज करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपको सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोफेसर जो हैं वो आपसे रेलिवेंट हैं, अब आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक दो या तीन जो भी आपको वो ऑप्शन देंगे, तो उनके पास फिर आपकी पीएचडी जो है ना वो कंटिन्यू होती है। तो आपको पहले से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना होता, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो स्टार्ट होती है ये हर साल अक्टूबर में, और डेडलाइन इसकी जो है ना मिड फेब तक होती है। वेरी कर सकता है, हर साल नॉर्मली यही होता है। अब यूएसटीसी और यूकैस जो है ना इन दोनों की आपस में जो डेडलाइन है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, 8-10 दिन का ही फर्क होता है। तो ये इसकी डेडलाइन है। अब जो आंसू स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ansu.org.cn। ठीक है, यहाँ इसको आपने विजिट करते रहना है। यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जाएंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम में जाके ये आ रहा है आंसू फेलोशिप एंड आंसू स्कॉलरशिप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ पे कॉल, ये अभी जो दी आंसू स्कॉलरशिप वो यंग टैलेंट 2023 कॉल है, ये वो कॉल है जो 2022 में आई थी और अब जो इनटेक हो रहा है उनका। ठीक है, ये देखें ये अक्टूबर 2022 में ये इन्होंने पब्लिश की थी ये कॉल। ठीक है, तो हर साल अक्टूबर में जो है ना ये पब्लिश करते हैं। तो ये इनका सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जो अभी स्टाइपेंड मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी का जो स्टाइपेंड है, अलाउंस वगैरह सारे जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो है मैंने आपको बतानी थी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, ये जर्नल एलिजिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है कि चाइनीज सिटीजन नहीं होना चाहिए, और आप यूएसटीसी और यूकैस दोनों में एट अ टाइम आपने जो है ना वो अप्लाई नहीं करना, उस उनके एडमिशन क्राइटेरिया को देखना है, वो आपका फुलफिल होना चाहिए। उन दोनों की यूएसटीसी का एडमिशन क्राइटेरिया और यूकैस का वो इन दोनों वेबसाइट से आपको, अभी हम इसको भी विजिट करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ना, ये आंसर स्कॉलरशिप ओपन एप्लीकेशन ऑन 20 अक्टूबर 2023। तो अब आपने जहन में रखना है कि 23 के अंदर भी अक्टूबर में ये जो है ना ओपन होगी और फेब के अंदर जो एंड होती है। एप्लीकेशन आपको मटेरियल जो है ना वो आपने कैसे करना है के फॉर यूएसटीसी एप्लीकेंट, वो अभी मैंने लिंक दिया हुआ है इधर, इन्होंने भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। यूकैस में आपने अप्लाई करना है तो वो उसमें आप देख लें। तो अब आप यूएसटीसी और यूकैस दोनों के पोर्टल विजिट करें और देखें आपका डिपार्टमेंट कहाँ अच्छा है, कहाँ प्रोफेसर्स अच्छे हैं और किसकी रैंकिंग अच्छी है। दोनों में आप डिसाइड कर लें कि आपने किस में अप्लाई करना है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक में ही जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी ना वो भी सारी दी हुई है। तो अब जो है आ जाते हैं यूएसटीसी। यूएसटी इसमें जर्नल गाइडलाइन वही है जो मैंने अभी डिस्प्ले कर दी थी, वो जर्नल गाइडलाइन है। तो यूएसटीसी की वेबसाइट जो है इस पे जाएं तो ये एप्लीकेशन गाइडलाइन आपके सामने है, इसको आपने जो है ना वो रीड आउट करना है। चीज़ें सारी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको एलिजिबिलिटी के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ देखें, देर इज नो नीड फॉर फाइंडिंग ए होस्ट सुपरवाइजर वायर अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको अपना सुपरवाइजर फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मटेरियल डॉक्यूमेंट सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है ना वो अपलोड कर देने हैं। देन इट विल सेंड टू स्कूल एंड डिपार्टमेंट फॉर देयर रेफरेंस। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वंस यू आर पास द इंटरव्यू ए प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर विल बी रिकमेंडेड। ठीक है, तो इंटरव्यू की बेस पे वो आपको ना सुपरवाइजर जो ना वो रिकमेंड करेंगे कि आपको किसके पास जाना चाहिए, एक या दो, जो भी आपको वो करेंगे। एप्लीकेशन इंटरव्यू थोड़ा सा पैनल वाला होता है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपने क्रिएट अकाउंट करना है, ये लिंक दिया हुआ है, इसको विजिट करें, अकाउंट बनाएं और आप अप्लाई कर दें। ठीक है,
इसमें दो जगह आपने अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसी एक ही जगह पे आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। इसी के अंदर ही आंसू स्कॉलरशिप की जो ना वो ऑप्शन होगी, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो बस जो ना वो आपने अपलोड करना है। एप्लीकेशन मटेरियल में आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जब आपने अप्लाई करना शुरू किया है। फिर आपका रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, आपकी सीवी आपके पास होनी चाहिए, टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन ये इन्होंने लिंक दे दिया है ये नीचे, यहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करके आप अपने रिपोर्ट्स करवाएं, और आपने एप्लीकेशन फिल करने से पहले ही आपके पास होना चाहिए ताकि आप ये चीज़ें अपलोड कर सकें। ठीक है। जो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है वो आइल्स और टॉफल चाहिए होता है, बट अगर इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर आपकी वो नहीं है, आई गेस यहाँ पे मैंने कहीं देखा था कि इसमें भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चल सकता है। आइल्स वैसे एटलीस्ट इसमें नहीं चाहिए होता। चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आप चाइनीज में जा रहे हैं तो वो चाहिए होता है, अदरवाइज आइल्स से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है ना उस पर काम हो जाता है। ठीक है। फिर आपकी फोटोकॉपी जो है ना डिग्री की वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि वही डॉक्यूमेंट्स है सेम जो मैंने पहले आपको डिस्प्ले किए हैं, सेम हर जगह पे चाहिए होते हैं। अच्छा, तो बाकी ये बात का प्रोसीजर, अगर आप एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो फिर ये आपको बताया जा रहा है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और वीज़े के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, और आपको क्या अलाउंस मिलेंगे वो बताए गए हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि यूएसटीसी और यूकैस में इनके अपने स्कॉलरशिप भी होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है ये जो आंसू स्कॉलरशिप है, फिर इनके अपने यूकैस और यूएसटीसी के अपना स्कॉलरशिप भी जो ना वो भी होते हैं। अच्छे स्कॉलरशिप होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जैसे कि यूएसटीसी फेलोशिप। ठीक है, ये फेलोशिप है। इसमें देखें दो लेवल इसमें होते हैं। लेवल ए फंडेड बाय यूएसटीसी इंक्लूडेड ट्यूशन फेवियर कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस और मंथली अलाउंस। देखें इसमें 2500 RMB जो है ना ये अंडर ग्रेजुएट के लिए। मैं डॉक्टरल की बात, चलो वो देखते हैं। इसमें चाइनीज आंसू स्कॉलरशिप की फंडिंग होती है। दूसरा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो सीएससी है ना, सीएससी के थ्रू भी आप यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं, और आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू भी आप यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएससी में आपको 3500 RMB अलाउंस मिलेगा, और आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 7000 RMB जो ना वो अलाउंस मिलता है। ठीक है। तो ये तो थी जी आपके सामने आंसू स्कॉलरशिप की जनरल गाइडलाइन यूएसटीसी और यूकैस के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन डेडलाइन है। ठीक है। सो अप टू नाउ थैंक यू वेरी मच जवाद भाई। अगर टाइम है तो हम आगे वो एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज आई गेस अबाउट स्कॉलरशिप अप टू नाउ इट्स एंड फ्रॉम माय साइड, यू कैन आस्क एनी आई क्वेश्चन। थिंक तो आप 5-6 मिनट में उसको कवर कर लें, फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। चलें चलें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें इशू होता है। ये दोबारा से सो स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप इसको 5-6 मिनट में कवर कर ओके ओके। दें। अच्छा, तो बात है जी हाउ टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए सुपरवाइजर। जस्ट गो टू गूगल एंड राइट द यूनिवर्सिटी नेम एंड द फैकल्टी ऑफ योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है। तो आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, वहाँ आपने प्रोफेसर को जो ना वो अप्रोच करना है। तो आपने ईमेल लिखना होता है। तो इसमें आपने ख्याल ये करना है कि अगर एक प्रोफेसर को आप ईमेल भेजते हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपने शेलिंग करना नहीं शुरू कर देनी हर दूसरे दिन तीसरे दिन रिमाइंडर या फिर से ईमेल, क्योंकि वो समटाइम बिजी होते हैं, और या उनके पास न्यू स्टूडेंट लेने की कोई जो ना स्पेस नहीं होती, तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे होते। सो आपने एटलीस्ट कोई 1-2 वीक जो ना इंतज़ार करना है। ठीक है। फिर आप रिमाइंडर भेज सकते हैं उस प्रोफेसर को, तो बट ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, एक ही डिपार्टमेंट में आपने एक से ज़्यादा प्रोफेसर को ईमेल नहीं करना। प्रोफेसर जो है ना आपस में मीटिंग में बैठते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कोलीग कि मुझे ये फलां इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जो है ना अप्रोच किया है, तो वो आगे से कहे जी मुझे भी अप्रोच इसी ने किया हुआ है, तो वो देखेंगे बस ये तो ऐसे ही है ना, सब कोई कह रहा है कि आप मेरे लिए जो है ना बहुत ही रेलिवेंट हैं, तो वो फिर दोनों ही आपको नहीं लेंगे। सो आपने एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर को, हाँ, अगर 1-2 वीक उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर आप उसी डिपार्टमेंट में एक और प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास रीज़न है कि उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो मैंने फिर सेकंड को देखा।
ओके, तो ईमेल सैंपल जो है आपने सब्जेक्ट लाइन बहुत क्लियर लिखनी है, जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी एप्लीकेंट। ओपन करने से पहले इसके अलावा भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट लाइन हो सकती हैं, बट ऐसी सब्जेक्ट लाइन हो कि वो ओपन करने से पहले उसको पता हो कि ये कोई स्पैम ईमेल नहीं है, ये कोई कैंडिडेट है जो मुझे अप्रोच कर रहा है। डियर प्रोफेसर, लास्ट नेम जो है ना चाइना के अंदर जो प्रेफरेबल है ये आपने लिखना है। इसमें 3 पैराग्राफ हैं आपके ईमेल में। पहले पैराग्राफ में आपने अपने बारे में बताना है कि आपने कहाँ से जो ना मास्टर्स किया है, किस सब्जेक्ट में किया, आपका थीसिस टाइटल क्या था, और एक आधी लाइन में थोड़ा सा टाइटल, अपने थीसिस टाइटल के बारे में बता दें कि आपने उसमें एक्चुअल में क्या किया है। सेकंड नंबर पे आपने दूसरे पैराग्राफ में आपने उस यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के बारे में बताना है कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखी है और आप इस फील्ड में काम, उसकी फील्ड मेंशन करनी है। जैसा कि लेट्स बिगिन, आपने पीएचडी की है मैथमेटिक्स में, और यहाँ अनहोई यूनिवर्सिटी मैंने ऐसे मेंशन किया, आप अपनी यूनिवर्सिटी लिखेंगे। रिसेंटली कंप्लीटेड में मास्टर डिग्री इन अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ये वो वाली आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है। मेनली फोकस्ड ऑन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ये आपकी स्पेसिफिक फील्ड है कि मैथमेटिक्स में आपने आगे किस में काम किया है। थीसिस टाइटल क्या है। तो अभी मैंने इसको शॉर्ट लिखा है, आप एक आधी लाइन में अपने थीसिस को थोड़ा सा बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत प्रिसाइज हो, और मतलब आपके जैसे थीसिस का जो अब्स्ट्रैक्ट है उसकी एक ऐसी लाइन जो पूरे अब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रही हो कि व्हाट यू हैव डन एक्चुअली। सेकंड नंबर पे, आफ्टर थारोली सर्चिंग अबाउट यू, आपकी यूनिवर्सिटी से, और आपने बायोमास फील्ड में काम किया हुआ है और ये क्लोजली मेरे से रिलेटेड है, और थोड़ा सा बता दें कि मैंने इस फील्ड से रेलिवेंट जो ना वो कोर्स वर्क भी किया हुआ है। ठीक है, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपने अटैच करके ईमेल करनी है। यानी कि आपने अपनी सीवी भी और अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी जो ना वो फाइनल डिग्री जो है वो उसकी, वो आपने अटैच करके भेजनी है, ताकि प्रोफेसर देख सके कि आपके आपने कोर्स वर्क भी मुझसे रेलिवेंट पढ़ा हुआ है। तो ये आप चीज़ें मेंशन करें। तीसरे नंबर पे जो है वो आपने ये बताना है कि मुझे आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, और क्लियरली मेंशन करें कि अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं तो मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू जो है ना इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा। तो प्रोफेसर जो है ना वो थोड़ा सा उसको हो जाता है कि अच्छा ये इसके थ्रू आएगा, फंडिंग इसके पास होगी, तो इसको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होगा। तो हाँ, अगर ये कैंडिडेट अच्छा है, मैं एक्सेप्टेंस दे देता हूँ, और ये बेटर है कि मेरे पास आए। क्योंकि जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं वो सुबह शाम उनको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता, तो वो लाइक करते हैं। तो आपने ये मेंशन करना है कि मैं इसके आंसू स्कॉलरशिप में तो वैसे ही ये नहीं चाहिए। सो इस तरह का आपने अपना ईमेल जो ना डिज़ाइन करना है। फर्स्ट में अपनी इंफॉर्मेशन, सेकंड में प्रोफेसर के बारे में, थर्ड में आपने एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है। कोई आपने फ्लावरी वर्ड्स नहीं लिखने, कोई आपने एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी, कोई एफिशिएंसी वाली चीज़ इसमें नहीं लिखनी, बिल्कुल कंसाइज रहना है आपने। फिर ये इस सैंपल है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर भी मोस्टली सिर्फ एक ही पेज का जो ना वो स्टैंडर्ड साइज है। इसमें पहला पैराग्राफ जो होता है ना, इसमें आपने एक्सप्लेन करना व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एप्लीकेशन एंड वेयर आर यू अप्लाइंग, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। फिर एडिशनली आपने उस प्रोफेसर की फील्ड के बारे में बताना है कि मैंने देखा कि इस प्रोफेसर की फील्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में है, और इसमें ये बायोमास के अंदर काम कर रहा है या इस तरह से काम कर रहा है, और मैंने इसमें काम इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मेरे से मैंने ये इस फील्ड में काम किया। थोड़ा लिंक करना है अपनी अपनी फील्ड के साथ ना। तो पहले पैराग्राफ ये है। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपना बैकग्राउंड आउटलाइन करना है। अपने मास्टर्स के अंदर आपने क्या क्या किया हुआ है, थीसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, आपने थीसिस में क्या काम किया है। साथ में अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है वो बताएं आप। आपने अगर कुछ सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, मैट लैब या C++ में, फोर्ट्रान में, जिसमें भी किया है, वो उसका आप एक्सपीरियंस इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना मेंशन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखना है कि आप इसी पर्टिकुलर प्रोफेसर या इसी यूनिवर्सिटी में या चाइना के अंदर ही क्यों आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने इसके अंदर बतानी है। फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होती है, क्योंकि कंक्लूजन आपने ऐसी लिखनी है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, जो आपके पूरे इसी मोटिवेशन लेटर के बारे में कंक्लूजन हो। ये ना हो कि यहाँ आप कुछ और लिख रहे हैं, कंक्लूजन आप जो ना बिल्कुल जर्नल सी आउटलाइन लिखते हैं जो जिसका लिंक इसके साथ ना हो। तो बहुत जो है ना इसको भी आपने इसी तरह से क्लोज करना है। तो याद रखते हैं कि जो मोटिवेशन लेटर है वो 1 पेज से एक्सीड ना करे, इट इज़ बेटर। स्टैंडर्ड साइज है, और ये कंसाइज हो, बहुत फोकस्ड होना चाहिए,
और आपका जेन्युइन पैशन को जो ना उसको शो कर रहा हो। आप ऐसी चीज़ ना हो कि जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही ना हो। जैसे आपने कभी जो है ना वो सिमुलेशंस ही नहीं की, आपने कभी जो है ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं किया, लेकिन यहाँ आप मेंशन करके और बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि मुझे ये भी आता है, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं आपने करना। और जब आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लें अपने सीनियर से, या जैसे हम लोग स्कॉलरशिप वो इस तरह जवाब भाई कर रहे हैं, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करके अपना मोटिवेशन लेटर रिव्यू करवाएं लाजमी। तो जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो आप करें। फाइनली स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान की आउटलाइन ये है: नंबर वन, इंट्रोडक्शन आपका हो, टॉपिक जिसमें मेंशन हो रिसर्च टॉपिक क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, रेलिवेंस क्या होगी। तो ये जो स्टडी प्लान होता है ये आपका, आपने मास्टर्स किया होगा, सिनॉप्सिस लिखा होगा, ठीक है। सिनॉप्सिस आप सबके पास मौजूद होंगे पीएचडी या मास्टर्स के या ग्रेजुएट में। तो ये बिल्कुल सिनॉप्सिस से मिलता जुलता होता है। सिनॉप्सिस में ज़रा हम अपने मैथमेटिकल मॉडल की डिटेल काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी होती। तो बिल्कुल लेआउट इसकी उसी तरह की होती है, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन कौन सी चीज़ें आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आप ये वाला मेथड अप्लाई वो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं। लिटरेचर व्यू आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, एक पैराग्राफ। मैथडोलॉजी, आप कौन सी न्यूमेरिकल स्कीम अप्लाई करेंगे, आप सिमुलेशंस करेंगे, आप एक्सपेरिमेंटल काम करेंगे, अगर वो करेंगे तो मेथड कौन सा मैथमेटिकल यूज़ करेंगे वो आपने बता देना है। अगर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज जस्ट मेंशन कर दें उस मेथड के बारे में दो चार लाइनों में। टाइमलाइन ये ऑप्शनल है कि आप कितनी देर में अपना प्लान कंप्लीट करेंगे रिसर्च जो है। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम और सिग्निफिकेंस, क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स के। रिसोर्सेज, आपको कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, उनको लैब्स के अंदर कुछ जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं। सपोज उनको सुपर कंप्यूटर चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, या उनको लेबॉर्ट्री में कोई ऐसी स्पेसिफिक मशीन चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट आपकी स्पेसिफिक है आपके प्रपोजल से रेलिवेंट, तो वो आप उसमें मेंशन करें। फिर आपने एक अच्छा सा समराइज कर देना इस सारे को कंक्लूजन में, ओवरऑल इसमें क्या है। और नीचे रेफरेंस लिखने हैं जो आप लिटरेचर रिव्यू में, बिल्कुल जैसे आप अपने थीसिस या दूसरी चीज़ों में लिखते हैं, तो उस तरह रेफरेंस आपने नीचे टैग कर देने हैं। और ये मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है 1 to 3 पेजेस तक जो है ना, ये इनफ होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सो यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव। थैंक यू वेरी मच अर्श भाई। आपने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। आई थिंक सो क्वेश्चन तो बड़ी कम होगी। बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहूँगा कि हमारे पिछले सेशन में काफ़ी इररेलेवेंट क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं, तो उससे ये है कि जो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनका फिर उस वजह से हमारा टाइम जो है वो हमें टास्क के लिए जो है वो मीन बहुत शॉर्ट होता है। तो हम इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं ले सकते, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, हमारे लिए सारे जो हैं वो बड़े काबिल इज्जत लोग हैं, तो आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा करें। जैसे कि चाइना स्कॉलरशिप पे टॉक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो चाइना स्कॉलरशिप के रिलेटेड ही होना चाहिए। और अपना बजाय कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं पिछली, आप जस्ट जो आपका क्वेश्चन है वो पूछें, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब। मोहम्मद ओके। सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल यही है कि जो हम बीएस में जो प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या इसका कोई रोल है चाइना स्कॉलरशिप में? अगर मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं प्योर मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, तो क्या इसका तो कोई इम्पेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर? नहीं नहीं, अंडर ग्रेजुएट जो होता है ना वो वैसे ही आपका एमएस के साथ लिंक करवाना कोई ज़रूरी नहीं होता। प्योर अप्लाइड वाला उसमें हिसाब ही नहीं होता, क्योंकि आपने प्योर अप्लाइड तो एक्चुअल में मास्टर में आके चूज़ करनी होती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सर, दूसरी बात यह है कि जो हम लोग बहुत सुनते आ रही है हम कि जो किसका पेपर होगा बीएस में तो स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा, इसका कोई रियलिटी है या जस्ट? नहीं नहीं नहीं, ऐसी रियलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके 3 3 पेपर हैं लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, और ऐसे भी है जिनका एक भी पेपर नहीं है और वो स्कॉलरशिप पे इधर बैठे हुए हैं। ये डिपेंड करता है आपने अपने आप को प्रेजेंट किस अंदाज में किया हुआ, आपकी सीवी कैसे लिखी हुई है, आपने मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा हुआ है, आपने सुपरवाइजर को अप्रोच किया और ईमेल में आपने कितना आपने अपने आप को जो है ना वो सीरियसनेस शो की हुई है, ठीक है। तो आपके कोर्स वर्क कितना रेलिवेंट उससे। तो जितना रेलिवेंट प्रोफेसर को आप अप्रोच करेंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम बस ऐसे ही प्रोफेसर कोई भी देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मेरे से रैली एक आधा वर्ड आपको जो है ना, जैसे अप्लाइड मैथ है तो अप्लाइड मैथ की उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया तो बस आप ईमेल भेज देते हैं, आगे नहीं देखते कि उसने अप्लाइड मैथ में क्या काम किया हुआ है।
तो आप जितना रेलिवेंट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगाएं रेलिवेंट प्रोफेसर को, जितने रेलिवेंट को आप अप्रोच करेंगे उतने आपके चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये असल फ़र्क होता है मेन। बाकी पेपर्स का इतना ज़्यादा वो होता है इम्पैक्ट, लेकिन इतना नहीं होता। बाकी प्रोफाइल भी ओके सर, मैटर करती है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो है वो है इज्जत जवाद। यस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, मैंने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना और आंसर स्कॉलरशिप में अंडर ग्रेजुएट का प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगा, नहीं, क्योंकि मैं अंडर मास्टर ग्रेजुएट और में नहीं। ना, ठीक ठीक। और दूसरी बात कि वो सीएससी में कर सकते हैं मोटिवेशन आप। लेटर, तो दूसरी बात कि वो थीसी वगैरह तो हमारी कर तो अंडर ग्रेजुएट में कोई भी होता नहीं कुछ भी इस तरह, और वो कैसे मतलब कि हम मैनेज करें अपना वो मोटिवेशन लेटर। नहीं, पहले ये बताएं, अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं या आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है? किया हुआ है मैंने, मतलब नहीं नहीं किया नहीं मैंने, अभी अप्लाई करना भी, मैंने एसएससी के पेपर दिए हैं, तो मैंने आगे अच्छा। अपने डॉक्यूमेंट। अच्छा, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है ना, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में मास्टर में, ये डॉक्यूमेंट्स है ना, मोटिवेशन लेटर और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उन सब के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वे में होता है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में तो अंडर ग्रेजुएट में हम प्रोजेक्ट वगैरह के बगैर काम चल जाता है, लेकिन जब आप बाहर आते हैं ना तो ये आपको प्रोजेक्ट करवाते हैं, ठीक ठीक है। तो इतना ज़्यादा उसका इम्पेक्ट नहीं होता, बट आपने उसको लिखना ज़रूर होता है, ठीक है। वो किसी अपने टीचर के साथ मिलके आप लिख सकते हैं। वो बिल्कुल जर्नल सा होता है, कोई मास्टर और पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। बट मोटिवेशन लेटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको लिखना होगा। इसके अंदर मैं अपना कोई रिसर्च प्रपोजल तो नहीं ना, मतलब वो लिखूंगा कि मैंने पहले क्या काम किया, क्योंकि वो तो नहीं आगे नहीं हाई हाई नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आपने वो करना होता। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, जी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैंने एम फिल किया हुआ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में। तो हम्म, एक तो ये मेरा क्वेश्चन था कि जीपीए वगैरह जो है ना, बीएस में 3.3 थी और एमफिल जो है 3.3 पे कंप्लीट हो रहा है, तो इस जीपीए मैटर फॉर पीएचडी? और इसके अलावा अगर जब हमने ये रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो मैंने जो थीसिस किया है एमफिल में, वो सपोज कर लें किसी और टॉपिक पे, और जो मैं रिसर्च प्रपोजल डिजाइन कर रहा हूँ या स्टडी करना चाह रहा हूँ फर्दर पीएचडी में, वो थोड़ा सा हटके है, माइक्रो के ऊपर आ जाता है या किसी और चीज के हम्म, ऊपर, तो ये सही। चीज मैटर करेगी कि नहीं स्कॉलरशिप? अच्छा, पहली चीज़ आपने जीपीए की पूछी है कि मेरा 3 है, तो जीपीए मैटर तो करता है, लेकिन जितना आपका जीपीए है तो ये इनफ है। जीपीए मैटर ये करता है कि इनका बेसिक क्राइटेरिया के 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए बस। बाकी तो आगे मेरिट लिस्ट बनती है। आप अब 2.5 से आपका ज़्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसू स्कॉलरशिप में, सीएससी में, लोकल गवर्नमेंट में अप्लाई आप सब जगह कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपने टॉपिक चेंज की बात की है, तो बहुत ये तो कॉमन सी बात है कि बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान में कुछ और कर रहे होते हैं, बाहर आके टोटली डिफरेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको थोड़ा लिंक करवाना होता है। आप अगर माइक्रोबायोलॉजी से किसी दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, तो जब आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे उसमें बताएं कि पहले मैंने ये काम किया, अब मैं ये करना चाहता हूँ, और बताएं कि आप क्यों करना चाहते हैं और आपके पास इसका बैकग्राउंड क्या है इस फील्ड में आने का। मतलब ऐसा तो नहीं है आप मैथ में करके और केमिस्ट्री में आ रहे हैं और केमिस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। तो आपने सॉरी थोड़ा सा उसको ब्रिज करना है। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिग्री चेंज नहीं कर रहा, मतलब मेरा नहीं फूड नहीं, वो सेफ्टी। मैंने मिसाल दी है, मैं आपको मिसाल दी है, मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। मैं आपको ये जी जी। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो उससे बहुत क्लोजली वो उससे है, तो आपने अगर टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना, तो उसको आपने थोड़ा सा जो है ना वो जस्टिफाई करना है अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर कि आप अगर इसमें आ रहे हैं तो आपके पास इसका बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों इसमें आना चाह रहे हैं, मोटिवेशन आपके और पास क्या। हाँ, और ये जब जस्टिफाई हम करना है। और जब ट्रांसक्रिप्ट अटैच करना है, जो जो सब्जेक्ट कोर्स वर्क में पढ़े हैं, वो बीएस का करना है या रीसेंट डिग्री जो एमफिल है उसका करना है?
BS रिसेंट दोनों कर दें तो बेटर है, दोनों कर दें आप। अगर बीएस के अंदर भी ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेसर की फील्ड से रेलिवेंट है और मास्टर्स में भी आप दोनों कर दें, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं ओ, एक बात और कि जो आप न्यू फील्ड में जा रहे हैं ना, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट अगर आपने कोर्स वर्क पढ़े हुए हैं ना, तो आपके पास रीज़न है कि मैंने इससे रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो मुझे इसका जो ना हाउ नो है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ। एक्सीलेंट सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो रिसर्च प्रपोजल है जब हमने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल करनी है उस वक्त चाहिए या कब चाहिए होता है? नहीं, ये आपने जब आप एप्लीकेशन फिल करना है ना, उस टाइम आपने ये अपलोड करना होता है। प्रोफेसर के लिए सिर्फ आपने ईमेल से सादा सी करनी है, और सीवी और ट्रांसक्रिप्ट आपने उसको भेजनी होती है, और कुछ नहीं चाहिए होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम। मोहम्मद फरूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने ना एमएससी में कोई यानी कि थीसिस वगैरह नहीं लिखा ना, तो मास्टर के लिए हम अप्लाई अगर करते हैं तो फिर प्रोफेसर को ईमेल कैसे लिखनी चाहिए, क्योंकि हमने ईमेल कोई कैसे थीसिस लिखने फिर? वगैरह। वो आप उनको बताएं ना कि मैंने मास्टर्स के अंदर विदाउट प्रोजेक्ट जो ना वो एमएस किया हुआ है। ठीक है, मैंने रेलिवेंट कोर्सेज जो ना आपकी फील्ड से पढ़े हुए हैं, और मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। आप जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका प्रपोजल तो आप बनाएंगे ना, तो उसको आप बताएं, उसको ये बताएं ईमेल के अंदर कि मैं जो ना इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ और मैंने उसका प्रपोजल लिखा हुआ है। तो इफ़ यू वुड लाइक टू रीड, तो मैं आपको ये सेंड भी कर सकता हूँ जो प्रपोजल मेरा है। ठीक है, तो आप अपने प्रपोजल से उसको इम्प्रेस कर सकते हैं कि भी वो देखेगा कि भाई इसने थीसिस तो नहीं किया, बट इसने रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े हुए हैं मेरे से, और उन्हीं से रेलिवेंट इसने प्रपोजल लिखा, और प्रपोजल थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें एबिलिटी है राइट अप करने की चीज़ें की। क्योंकि हमने प्रपोजल पे तो ज़्यादातर काम नहीं करवाते, तो किसी और चीज़ पे शुरू करवाते हैं, बट आपकी एबिलिटी देखते हैं कि ये कोई इसके पास कोई आइडियाज़ भी हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप उसको वो कर सकते हैं इम्प्रेस। तो सर इसके लिए टेस्ट वगैरह भी लेते हैं मास्टर के लिए, नहीं, जैसे आपने पीएचडी के नहीं, लिए कहा? नहीं, तो पीएचडी के लिए भी टेस्ट नहीं होता। मास्टर्स के लिए वो अगर आप एचईसी के थ्रू करते हैं तो एचईसी टेस्ट लेती है। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू करेंगे तो फिर टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो मास्टर का भी इंटरव्यू होता है सर? जी, मास्टर इंटरव्यू जो है ना, ये सीएससी के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू नहीं लेती। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वेरी करता है। कुछ तो यूनिवर्सिटी लेती ही नहीं है ना इंटरव्यू, वो आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका सारा डिसाइड करते हैं। आंसू स्कॉलरशिप में इंटरव्यू मस्ट है। दो यूनिवर्सिटीज हैं तो दोनों में मस्ट है। सीएससी में कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। और ये पैनल तो इंटरव्यू नहीं होता, ये सुपरवाइजर होता है, और साथ में एक आधा उनका कोई कोलीग होगा या दूसरा, वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टडी गैप तो नहीं इधर मैटर करता, अगर कोई 4-5 साल का स्टडी गैप हो? स्टडी स्टडी गैप मैटर सब जगहों पे करता है, बट ये है कि आप उस गैप को थोड़ा वो कर दें कि आपने उसमें क्या किया हुआ है। सपोज आपने टीचिंग एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो टीचिंग करना भी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। आप एक जी जी। एकेडमिक फील्ड से टच रहते हैं, आप अपनी फील्ड को पढ़ा रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें याद हैं। ठीक है, अगर आपने कोई पेपर इस दौरान में कोई लिखा हुआ है, या कुछ और आपने कोई जो भी काम किया हुआ है एकेडमिक से रिलेटेड, तो बता दें कि मैंने इस दौरान ये काम किया हुआ है, तो अब मैं आगे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हूँ, करना चाहता हूँ। तो ये आपका जो ना वो गैप कवर हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिलाल। हम्म। बिलाल। सर मेरी केमिकल इंजीनियरिंग है और मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो हम्म। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये हम ईमेल की यूज़ करते हैं एक्सटेंशन @gmail.com, हम्म। सर ये चाइना चाइना में वैलिड है? मतलब एक ये एप्लीकेंट ने मुझे बताया कि जो है आप याहू को करें यूज़ या आउटलुक को करें यूज़, आप जो है वो जीमेल से ना उनको सेंड करें प्रोफेसर्स को ईमेल, वो उनके नहीं, स्पैम में चले जाती हैं। इसमें सर थोड़ा सा गाइड करें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैंने मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अब भी जीमेल यूज़ कर, चाइना में बैठ के भी जीमेल यूज़ कर लेता हूँ अक्सर अपने प्रोफेसर के साथ। इवन यूनिवर्सिटी की हमारे पास डोमेन है, बट उसके बावजूद भी वो कर लेते हैं, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से कुछ लोग जो है ना मेरे यूनिवर्सिटी वाले ईमेल पे करते हैं, तो कभी वो स्पैम में नहीं आई ईमेल जो है ना। इसका नहीं है इशू कोई भी। आई डोंट नो चलें। कि वो क्यों वो इस तरह से कह रहा है।
ठीक है सर, क्योंकि थैंक यू ईमेल सो तो मच। सेंड हो जाती है, इधर जीमेल नहीं चलता, बट जीमेल से ईमेल तो चली जाती है और वो स्पैम में नहीं जाती, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बेहतर, बेहतर हो गया। हम्म, मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एमफिल किया है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एमफिल लीड्स टू पीएचडी का कोई स्कॉलरशिप अवेल करूं? पहले तो ये बताइएगा कि ऐसा कोई स्कॉलरशिप है जिसमें मैं एनरोल हो एम सकूं। एमएस लीडिंग टू पीएचडी, एमएस आप कर चुके हैं तो फिर एमएस लीडिंग टू पीएचडी का क्या मतलब? सर एमएस मैंने किया है, लेकिन रिसर्च वर्क को से मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो सके तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। वैसे एमएस लीडिंग टू पीएचडी मेरे नज़र में कोई ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं गुजरा। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इन तमाम वेबसाइट्स पे भी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है इस डिग्री की, एमएस लीडिंग टू पीएचडी की। एमएस सेपरेट है या पीएचडी सेपरेट ही है, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है, ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसमें कर रहा हो। ऐसा ओनली आई थिंक सो यूएसए में होता है, इवन के यूरोप में भी नहीं है। हाँ हाँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे यहाँ कामरा, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि ये जो ईमेल है इसमें आपने एमएससी से रिलेटिव उसमें आपकी जो मोटिवेशन लेटर होता है तो उसको जी लाजमी सेंड करना होता है, या फिर ये सिर्फ एमएस या फिर पीएचडी लेवल पे जाके इसको लेते हैं, रिसर्च प्रपोजल और ये मोटिवेशन लेटर? नहीं, कहाँ प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेते वक्त जब ईमेल करते हैं तो उसमें, या ओवरऑल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप कह रहे हैं? हेलो। जी जी। मैंने कहा कि आप ये पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर को ईमेल करते वक्त ये सेंड करना है, या ओवरऑल आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, आप क्या जी, पूछ रहे हैं? जी दोनों अगर कवर कर दें तो ये अच्छा होगा, मोटिवेशन अंडर लेटर ग्रेजुएट और में अप्लाई करने के लिए? एमएस में अप्लाई करना है। हाँ, एमएस में अप्लाई करने के लिए मस्ट है ना, यही तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एमएस पीएचडी के लिए सेम 100% सेम प्रोसीजर है, और मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। लेकिन प्रोफेसर को ईमेल करते वक्त, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बताया, जब आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो ईमेल कंपोज करनी है, साथ में आपने अपनी सीवी और लास्ट डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट जो है, वो डिग्री नहीं चाहिए होती, ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि वो देखना चाह रहे होते हैं आपने कोर्सेज कौन से पढ़े हैं। और बैचलर की करना चाहते हैं तो वो भी ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, वो एक पीडीएफ बना के भेज दें, दोनों को मिला के ना एक सिंगल पीडीएफ में। तो वो उनको आपने सीवी और ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ ये भेजनी होती है, और कोई चीज़ उनको नहीं भेजनी होती। ठीक हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट जो है, हमारे पास टाइम कम है, मोहम्मद सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसके बाद हमें क्या अपना डिग्री जो है वो भेजना होगा, या सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट काफी है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट हमें मिला है ना, तो डिग्री तो हाँ बाद में मिलेगी, तो क्या हाँ। ये ट्रांसक्रिप्ट भी है या डिग्री लाजमी जरूरी डिग्री है? लाजमी है, डिग्री लाजमी, अर्जेंट बेस पे बेहतर सर। अप्लाई करें, मिल जाती है, 1 मंथ में मिल जाती है। जब आपको ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है तो अर्जेंट अप्लाई करें उसके लिए। हो गया सर। और नेक्स्ट मोहम्मद ये आसिफ। ये अप्लाई करना है ना, तो कब अप्लाई कब अनाउंस होगा? अप्लाई कब? ये आंसू स्कॉलरशिप के लिए अक्टूबर में अनाउंस होती है, और सीएससी के लिए जो है ना वो दिसंबर में ओपन होती हैं, और लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना वो भी इसी के अराउंड नवंबर दिसंबर के अंदर ही जो है ना मोस्टली ओपन होती हैं। हो गया सर। और दूसरी ये बात ये कि ये वेबसाइट विजिट करते रहना साथ साथ आप। यूनिवर्सिटी क्या सी की तरफ से इस पे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, इसका ये दोनों यूनिवर्सिटी सीएससी के उसमें भी आती हैं, सीएससी के पैनल में भी आती हैं, और ठीक आंसू है सर। स्कॉलरशिप में भी आती हैं। जब आप उनमें अप्लाई करेंगे तो आप चॉइस कर सकते हैं दोनों में। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कोई बंदा सीएससी सीसी के की लिए तरफ से आप, अप्लाई कर ले? हाँ, मैं वही कहने वाला हूँ, आप जो ना इन दो यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप आंसू के लिए थ्रू भी जो ना वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है सीएससी सर, को लेकिन आंसू अलग की जो तरफ ना से काउंसिल सिर्फ डील एक। करती है, और आंसू को अलग काउंसिल डील करती है। जी
ओके। लेकिन ये सिर्फ आंसू में सिर्फ एक यूएसटीसी है और ये हाँ, यूएसटीसी से दोनों में से एक। किसी एक में। यस। ठीक, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। मोहम्मद आतिफ। यस सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आंसू है इसमें सर जो डिपार्टमेंट होगा ये पता चल सकता है, कैसे सर्च करते हैं कि इज आवर ये डिपार्टमेंट? मैंने ये देखे ना, आपको ये लिंक जो ना, इसका स्क्रीनशॉट लें, इस लिंक को विजिट करें, यूएसटीसी का भी और यूकैस का भी, ठीक है, और इन पे फैकल्टी में जाएं, वहाँ आपको सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे और ये भी और आपको पता चल जाएगा। और बल्कि आप इन दोनों को जो है ना, वो उसमें भी जो मैंने यूनिवर्सिटी लिस्ट जो आपको शो की थी ना, सीएससी वाली, वहाँ भी आप जो ना विजिट कर सकते हैं। तो आप ओके ये ओके ओके सर, ओके। इसमें भी लास्ट आप सर्च कर लास्ट सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जी। जो जैसे कैटेगरी ए और बी था, आपने बताया एक कैटेगरी ए एचईसी और जो बी है वो सेल्फ पे करना है, यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, तो दोनों पे एट अ टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं जी इसे? नहीं, नो नो, है तो सीएससी है ना, सीएससी में अप्लाई कर रहे हैं ना आप। ओके ये एक में सीएससी के पोर्टल पे तो आपकी एप्लीकेशन दोनों सूरतों में आपने जो है ना वो रजिस्टर्ड होना है, चाहे एचईसी के थ्रू करें, चाहे आप उसके थ्रू करें यूनिवर्सिटी। तो उसी में जब आपने एक दफ़ा अकाउंट बना लिया तो दोबारा तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा न्यू एप्लीकेशन के थैंक यू। लिए। हम्म। ओके, इनाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एमफिल किया हुआ है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, आगे पीएचडी करनी है, तो मैं काफ़ी दफ़ा अप्लाई भी कर चुका। मैंने तुर्की में अप्लाई किया है और चाइना में भी एक दफ़ा अप्लाई किया, तो मसला कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आपके ग्रुप में या कोई ऐसी वीडियो है जो पूरा का पूरा परफॉर्मा हमें बता के दे? परफॉर्मा बता, क्या मतलब परफॉर्मा? ये आज की हमने इसमें सारा कुछ बताया। ये आज की जो टॉक हुई है इसमें कंप्लीटली तौर पे मेरे ख्याल से इस तरह की टॉक पहले नहीं, में मैं सर किसी ने बताया, मैं तो लेट आया हूँ सर, मुझे नहीं आइडिया। तो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास टाइम असल में कम है, बताइए नेक्स्ट। नो, अगर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम एचईसी से तो अटेस्ट करवाते हैं अपनी डिग्रीज, तो आईबीसीसी के लिए और मोफा से भी करवाना ज़रूरी है? क्योंकि मैं ना पीएचडी के लिए जर्मनी में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बताइएगा। बिल्कुल चाहिए। ये आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो मोफा के अटेस्टेशन ही वो जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। इवन आई डोंट नो, कोई एक दो ऐसे भी कंट्रीज हैं जो आपको कहते हैं कि आप एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं, लेकिन वो कोई शायद एक आधा होगा, वरना मोफा के अटेस्टेशन तो मस्ट है। एग्जैक्टली ये कहते हैं कि वो एम्बेसी से करवाएं, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ जर्मनी, मैं वो, जर्मनी आया था, वहाँ जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सर आप मोफा तो जर्मनी सब के लिए जगहों पे मुझे मस्ट है गाइड ना। करेंगे, जर्मनी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी गाइड कर नेक्स्ट दें। टॉक जर्मनी की है, उसमें आपने अगर अटेंड करनी है, जवाब भाई बताएं वो इनको। कब है सर? हाँ जी। हमारी जो नेक्स्ट टॉक है 20 को, वो इंशाल्लाह जर्मनी पर ही है, और इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर बड़ी एक टैलेंटेड ओके सर। पीएचडी स्कॉलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर डेट भी बता दें उसकी। 20 थैंक यू सर। नवीद असलम। नो, अगर नवीद असलम नहीं है तो आई थिंक सो हमें वाइंड अप करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आशिक भाई, जजाकल्लाह। एंड पे आपका दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। जी जी पूछे क्वेश्चन आपको, मैं देख रहा था नवीद जी असलम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि ये चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हुए अपना प्रपोजल डिजाइन करते हैं, तो ये हमारे लिए इफेक्टिव होगा? देखें, चैट जीपीटी आजकल जो है ना, मैं अभी कल परसों ही देख रहा था, टर्नइट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया है। उसमें अब वो जी आता है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, 30% 40%, वो प्लेजरिज्म में काउंट नहीं करता। प्लेजरिज्म अलग होता है, बट वो वहाँ पे नीचे मेंशन करता है, तो डेफिनेटली उसमें आपकी अपनी एबिलिटी सामने आ जाती है कि आपने खुद क्या किया है। अगर आप उसकी हेल्प लेते हैं तो कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें वहां से कंटेंट, आप खुद राइट करें और थोड़ा आइडिया लेके
एज इट इज़ ना लें, बल्कि उससे आइडिया लें और ख़ुद जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आइडिया मिल जाना ये भी एक बहुत बड़ी बात। एज इट इज़ मत लिखें, क्योंकि आजकल जो है ना वो टर्निट के अंदर आ गया, तो सब लोग उसमें चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी दूसरों के प्रपोजल सिनॉप्सिस लेके भी अक्सर दे देते हैं, तो वो सबमिटेड हुए होते हैं, तो अगर वो चेक कर लें तो फिर वो ज़ाहिर है रिजेक्ट ही करेंगे, क्योंकि अब टर्निट ने ऐड कर दिया है। अब हमें पता चल जाता है कि आपने चैट जीपीटी खास करके उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है डिटेल में कि आपने जी वो कितना लिखा है। हाँ, यस ठीक है, हेल्प बहुत लें। शुक्रिया। हाँ, जी हेलो सर। जी सर मेरा नाम खलीक अहमद है। मेरा एक सवाल है। जी सर मैंने बीएस नैनो टेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो हम्म, मैं जो है ना अब फील्ड चेंज करना चाहता हूँ। उस हवाले से अगर आप कोई एक दो यूनिवर्सिटियों के नाम मुझे अगर मेंशन कर दें, फिजिक्स के हवाले से चाइना में। यूनिवर्सिटियों के नाम, ये वेबसाइट है, ये इसको आपने दोबारा देखना है, ये रिकॉर्डिंग जवाद भाई शेयर करेंगे, ठीक है। जी ये सर। ये वेबसाइट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है सर। ठीक है, ये और दूसरा स्क्रीनशॉट सर, ले ये लें, इस लिंक को ओपन सीवी करें, यहाँ फॉरवर्ड विजिट जो करें। आप बता रहे हैं, जी और स्टडी गैप भी है। मैं कोई पिछले 6 साल से गवर्नमेंट टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल हम्म लेवल पे, तो हम्म क्या वो मैटर करेगा? बिल्कुल मैटर करेगा। मेंशन करें कि मैंने इतने इस गैप में जो है ना वो टीचिंग की हुई है, ठीक है। और जी अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह किसी के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन की हुई है तो लिख दें, जी अगर जी सर। नहीं लिखी तो फिर सिर्फ टीचिंग का बताएं। और डिपेंड करता है आप जो है ना उसको कैसे जो है ना वो थोड़ा सा मैच करवाते हैं कि आपने क्या सीखा। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में आप अगर एक टीचिंग ऐप को कवर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका, ये बहुत सारे लोगों का भी इशू है, आप ये किया करें या कर लें। आजकल ना जी बहुत से फ्री कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं पाइथन सिखाने के, मैट लैब या कोई और आपकी फील्ड से रेलिवेंट, तो वो बिल्कुल शॉर्ट, एक दो 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 मंथ के होते हैं, तो वो फ्री होते हैं। तो उनको आप जो है ना वो अटेंड कर लें। वो जब आपके 2-3 ऐड हो जाएंगे ना आपके उसके अंदर, तो वो आपका सारा कुछ जो है ना कवर कर जाते हैं। वो देखते हैं कि यार ये बड़ा लर्निंग करने वाला स्टूडेंट है और जो है ना थोड़ा पैशनेट है, तो वो कर जाते हैं। तो ये जिनका स्टडी गैप है उनके लिए, बाकियों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन जिनका स्टडी गैप है वो ये काम ज़रूर करें कि ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करें, शॉर्ट शॉर्ट कोई 2-3-4। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। ये जी आपने जो बताया है कि अप्लाई करने के लिए, ये थोड़ा सा गाइड कर दें 1 मिनट में, कि क्या? एक जगह ही अप्लाई करना है, दूसरी जगह अप्लाई नहीं करना। वो थोड़ा सा, मैं क्योंकि लेट आया सही समझ नहीं सका। दोबारा आप रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे, लेकिन अगर हो सके पॉसिबल हो तो ये एक्सप्लेन कर दें। हम आपको टारगेट जो है वो शेयर कर देंगे, आई थिंक सो। भाई क्या नाम है, खलीक भाई, हमने जी एवरीथिंग जी। वो उन्होंने बड़ी डिटेल से, बहुत डिटेल से, यकीन जाने इससे पहले भी हमारी टॉक्स नहीं है, लेकिन इतनी स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें हाँ, बताई। इवन के चाइना ओ- के लिए जो आज बताया गया वो तो मेरे ख्याल में जी एक जी सर, बिल, बहुत ज़बरदस्त था। इवन के बहुत फॉर्म ज़बरदस्त फिल था। करना भी उन्होंने बताया ना, इवन के डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन, तो हम आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सही ओके है। सर, ओके, नो इशू, नो इशू सर, नो इशू। सो थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। अशफ भाई क्वेश्चनिंग भी कंप्लीट हो गई है, या वेलकम। और पार्टिसिपेंट्स के लिए यही है कि आप डिफरेंट टॉक सुनता रहें, और जैसे कि हमारी नेक्स्ट जो टॉक है वो जर्मनी स्कॉलरशिप पे है, उससे अगली जो है वो नॉर्वे स्कॉलरशिप पे है। तो इस तरह जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी डिफरेंट स्पीकर से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉक में हम इंशाल्लाह मिलते हैं जर्मनी स्कॉलरशिप पे। या जजाकल्ला। श्योर श्योर, यू आर वेलकम। Excuse me, थैंक यू वेरी मच। excuse me, हेलो, मेरे